कहा ना मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। फैक्ट ऑफ कानून साजी आखिरकार हो ही गई। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलवाया गवर्नमेंट ने, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने, और उसके बाद जो पार्लियामान में हुआ बहुत दिलचस्प, बहुत हैरान कुन। लेकिन क्या वाकई हैरान कुन था? गवर्नमेंट की तरफ से फैटअप के 3 तरमीमी बिल्स, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ प्रॉपर्टीज बिल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल अमेंडमेंट का, एंटी टेररिज्म एक्ट जो कि सुबह सेनेट से मुस्तरद हो गया, लेकिन अब ज्वाइंट सेशन था वहां से मंजूर हो गया। तो आखिरकार पाकिस्तान का जो मुकदमा है फैक्टर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने का, वो तो बखूबी पूरा हुआ। लेकिन अपोजिशन ने क्या किया? अपोजिशन ने आज खूब एहतजाज किया, खूब हंगामा आराई की ऐवान में, और आखिरकार 6:30 बजे वॉकआउट कर गए, जिसकी 2-3 मुख्तलिफ रीजन थी। अपेरेंट रीजन ये थी कि अपोजिशन कह रही थी कि जी हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा और बुलडोज किया जा रहा है पार्लियामान में प्रोसेस को, सेशन को, बिल की मंजूरी के सारे अमल को। लेकिन हुकूमत का, ट्रेजरी बेंचेस का और फिर स्पीकर साहब ने भी इसको पॉइंट आउट किया कि जी जो मेंबर अपोजिशन की तरफ से अमेंडमेंट लेके आएगा सिर्फ उसको बोलने का मौका दिया जाएगा। इसीलिए ना तो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ बोले, ना ही बिलावल भुट्टो, उन्हें बोलने का मौका दिया गया, बावजूद इसके कि स्पीकर ने एक जगह पे शहबाज शरीफ को माइक देने के लिए कहा, लेकिन वहां पे फौरन पॉइंट आउट किया शाह महमूद कुरैशी ने, जिसके बाद अपोजिशन से बोलने का मौका छीन लिया गया, वापस ले लिया गया एज पर द रूल्स। उसके बाद अपोजिशन वॉकआउट कर गई। लेकिन अपोजिशन के वॉकआउट का फायदा हुआ गवर्नमेंट को कि ये फैटअप के 3 तरमीमी बिल्स बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सहूलत के साथ पास हो गए। तो क्या अपोजिशन ने गवर्नमेंट के साथ मुकमुका किया? अपेरेंटली अवाम को दिखाने के लिए, वोटर्स को दिखाने के लिए कि जी वो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अंदरों अंदरी मुकमुका करके, वॉकआउट करके, चुप करके एक क्लीन मैदान, खुला मैदान गवर्नमेंट को देके बाहर चले गए। और अपोजिशन के अपने मेंबर्स भी मौजूद नहीं थे। ये वही चीज रिपीट हुई है, वही एपिसोड, वही गेम रिपीट हुई है जो सेनेट में चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के वक्त थी कि अपोजिशन के अपने बंदे गायब हो गए। तो कौमी असम्बली माजरत के साथ पार्लियामान के ज्वाइंट सेशन में भी आज अपोजिशन के बंदे गायब हो गए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अददी अक्सरियत हासिल हो गई। इस पर बात करेंगे और आगे बढ़ के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। मोटरवे रेप केस के हवाले से 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन मरकजी मुजरिम आबिद अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। क्यों नहीं पकड़ा जा सका? तो फ्लोर को ओपन करते हैं जनाब डिबेट के लिए। मेरे साथ बड़े जबरदस्त आज गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं वलीद इकबाल साहब। मुस्लिम लीग नून से मरकजी सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, लॉयर भी हैं, बड़े जबरदस्त माहिर कानून, उनसे हम बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा निसार खोड़ो साहब। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अताउल्लाह तारड़ साहब, आज आप लोगों ने किया क्या है जो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में? आपके बंदे कहाँ गए? सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, बात यह है कि फैटिफ के बिल जो नेशनल इंटरेस्ट में थे, कौमी मफाद में थे, इससे पहले जो बिल्स पास हुए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट पास हुआ, एंटी टेररिज्म एक्ट पास हुआ, कंपनीज एक्ट पास हुआ, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट पास हुआ, कोऑपरेटिव एक्ट पास हुआ, एंड सो ऑन। जो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जितने भी लॉज थे, हमने कंसेंसस के साथ और कौमी मफाद में उनको पास किया। अब इशू ये आया कि जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, उसके अंदर एक तो नैब क्योंकि एक पॉलिटिकल टूल है जिसको यूज किया जाता है अपोजिशन के खिलाफ, गवर्नमेंट की तरफ से वो चाहे बिलियन ट्री सुनामी हो, वो आटा हो, चीनी हो, अद्वियात हो, अभी तक नैब ने किसी चीज का नोटिस नहीं लिया जो ऑन रिकॉर्ड हो। कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत तो ट्राई हो रहे हैं, इसमें वो आम आदमियों को नैब की गिरफ्त के अंदर लेकर आ रहे थे। दूसरा, नहीं, आम आदमी से क्या मुराद है आपकी? ऐसे राह चलते तो किसी को नैब नहीं पकड़ेगा ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा होगा उसको नैब पकड़ेगा। शुबा है। और एक काम क्या किया? नहीं, ये शुबा गवर्नमेंट को क्यों नहीं है? शुबा मैं अर्ज करता हूँ जी। इन्होंने ऑफेंसेस होती हैं कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, इन्होंने इसको कॉग्निजेबल कर दिया कि अरेस्ट वारंट दरकार नहीं होंगे, कोर्ट से परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होगी।
और देखिए, एक बिल पहले आया था जो उन्होंने विड्रॉ किया और माना कि ये गलत बिल था। फैटिफ की गार्ड में एक बिल आया था जिसमें इन्होंने शुबे में 90 डेज एंड देन एन एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज, 180 दिन के लिए किसी भी शख्स जिस पे शुबा हो उसको आप नजर बंद कर सकें, डिटेंशन का लफ्ज था। वो बिल विड्रॉ हुआ, वो तारीख का हिस्सा है। तो आज जिस तरीके से ये बिल पास करने की कोशिश की गई, जिसके अंदर हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नजर आती है, पिछले 2 साल की जो कार्रवाई है उससे साबित होता है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, उनके खिलाफ केस। अगर ये बात मान ली जाए तो फिर जहांगीर खान तरीन साहब लंदन ना होते, वो जेल में होते, या यहाँ पे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती। अगर ये बात मान ली जाए तो असद कैसर साहब भी आज स्पीकर की सीट पे ना बैठे होते। उनके खिलाफ भी भर्तियों का एक केस है KPK असेंबली में। इसी तरह बिलियन ट्री सुनामी है, आमिर कियानी साहब का दवाइयों का मामला है, पब्लिक मनी इन्वॉल्व है। हमारे खिलाफ तो केसेस ना एसेट्स के, अभी तक पब्लिक मनी के साथ कोई नेक्सस नहीं है। वहां पे क्लियर कट केसेस हैं जहां पे आपका पब्लिक मनी के साथ नेक्सस मौजूद है। तो हमें सवाल मेरा था, आपके बंदे कहाँ गए? देखिए, आज इट वाज 190 वर्सेस 200, तो मैं समझता हूं कि ये फिर भी इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज मार्जिन, और हुकूमत के लिए भी इट मस्ट बी अ सरप्राइज कि उनके 200 थे तो हमारे 190 थे। उसमें कई जेन्युइन लोग हैं जो बीमार हैं, कुछ लोग जेन्युइनली कहीं शहर से एक हमारे साहब हैं, वो हुंजा फंसे हुए थे, नहीं आ सके रोड ब्लॉकेट की वजह से। इसी तरह कुछ लोग बीमार हैं। नहीं, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन के साथ ऑपोजिशन के उतने ही बंदे एब्सेंट थे कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अददी अक्सरियत अगर आप नंबर गेम पे जाएं तो ओवरऑल नंबर गेम अगर एवरीबडी इज प्रेजेंट तो वो बनती है कि 224 ऑपोजिशन और 215 गवर्नमेंट। ठीक है जी, इट्स अ वेरी क्लोज नंबर। तो वो 10 का फर्क था, जो मैं समझता हूँ कि एक हमारी मेंबर है वो हॉस्पिटल से आई थी, शी वाज इन CCU, वो बाकायदा रुमीना खुर्शीद आलम उनका नाम है, वो व्हील चेयर पे ब्रैनुला लगा हुआ था, और वो उनको जब पता लगा कि वोटिंग हो रही है और नंबर्स क्लोज हैं, शी केम। इस तरह के लोग भी हैं, बट ऑब्वियसली नंबर्स जो थे वो पूरे होने चाहिए थे। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, नंबर्स नहीं पूरे हो सके। उसमें जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जेन्युइन लोगों की कुछ की मजबूरियां भी थी, और जिनकी नहीं होंगी उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, या सेनेट की तरह वो भी बिल्कुल नहीं। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं बिलीव करता हूँ कि जी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो लोग जिन पे ये शायबा है कि जी वो बाकायदा प्लान करके गैर हाजिर हुए या रजाकाराना तौर पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि जी हमने नहीं आना, तो वो जरूर होना चाहिए, और वो अक्रॉस पार्टी लाइंस होना चाहिए, वो बाहर पार्टी में। यहीं से तासुर जाता ना कि ऑपोजिशन की गवर्नमेंट के साथ कोई मुकमुका थी। वलीद साहब, मैं जरा ऑपोजिशन से बात करूं, फिर आपके पास तसल्ली से एक ही दफा आती हूँ। निसार खोड़ो साहब, बंदे कहाँ गए आज ऑपोजिशन के? बावजूद इसके कि आप लोगों के सारे लोग मौजूद होते तो गवर्नमेंट को इतना खुला मैदान ना मिलता। नंबर 1, नंबर 2, वॉकआउट करके चले गए। ये भी एक मुकमुका का तासुर मिलता है कि जी आपने बिल्कुल ओपन फील्ड दे दिया आपने कि जी करें आपने जो करना है। देखें, बात सुनिए, आपने खुद ही कहा कि तादाद में हुकूमत वाले ज्यादा थे, अपोजिशन वाले कम थे। खोड़ो साहब की आवाज ये अगर आपको पता चला तो फिर हुकूमत में जो बैठे हुए हैं उनको भी पता था। अगर अपोजिशन कहती है कि भाई बिलों को आप ज्वाइंट सेशन में ले आए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? खोड़ो साहब आप कंटिन्यू करें। जी, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज हमारे पास स्टूडियो में यहाँ कम आ रही थी, अब ठीक आ रही है। आप कहिए, आप कंटिन्यू करें। तो अगर अपोजिशन को पता था कि वो कम अंदाज में है तो हुकूमत को भी पता था कि वो बड़ी तादाद में है, और ज्वाइंट सेशन हो रहा था और काफी बहसशुदा बिल थे। अगर हुकूमत को थोड़ा सा पेशेंस दिखाकर बोलने देते, अपनी बात कह देते, उसके बाद तो उनके पास वैसे ही मेजॉरिटी थी और मेजॉरिटी में पास हो जाता। कैसे कह देते? रूल्स को वायलेट करके बोलने देते? क्या वायलेट करके? एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उसकी जब एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उस एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में हर एक को बोलने का हक होता है। ये किसने कहा कि सिर्फ अमेंडमेंट कोई लाए तो बोल सकता है, नहीं तो नहीं बोल सकता? सर, ये स्पीकर साहब ने रूल्स पढ़ के सुनाए, बाबर अवान साहब ने रूल्स पढ़ के सुनाए सेशन में। जो मुझे थोड़ा बहुत तजुर्बा है, ये बिल जब इंट्रोड्यूस होता है तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स बताए जाते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स पे आप किसी को रोक नहीं सकते। उसको अगर किसी ने अमेंडमेंट करनी है तो वो अपनी जगह पे बात है कि जी अमेंडमेंट करेगा तो अमेंडमेंट भी तकरीर करेगा। अमेंडमेंट पर भी तकरीर करता है हाउस को कन्विंस करने के लिए। अगर एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स की बात है तो उसको हर एक को हक होता है कि जी इसमें बोले। हुकूमत इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि हम ये बिल क्यों ला रहे हैं,
वो उसको मकसद बताना होता है कि जी हम क्यों बिल ला रहे हैं, ये पाकिस्तान के अच्छाई में है, बुराई में है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के फायदे में है। ये एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हुकूमत को बताने पड़ते हैं, चाहे वो ज्वाइंट सेशन हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी असेंबली में तो हर एक को हक है कि जी एम्स एंड ऑब्जेक्ट में बोल सकता है, और उसके बाद तादाद में जो कम होगा वो हार जाएगा, जो ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। तो सब सवाल ही मेरा ये था कि ऑपोजिशन के अपने बंदे कहाँ गए। ये वही चीज रिपीट हुई है जो चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के वक्त हुई थी, आपके बंदे ही गायब हो गए बीच में से। देखिए PML वरना 224 वर्सेस 215 आप आराम से जो है गवर्नमेंट को रोक सकते थे। अभी आपने सुन लिया कि PMLN साहब ने कहा कि जी कुछ जनरली नहीं थे, कुछ ये नहीं थे, कुछ वो नहीं थे। उन्होंने फाइनली ये कहा कि जी हम अपनी तादाद पूरी नहीं कर पाए। सर चेयरमैन सेनेट के वक्त भी यही कहा गया था कि कुछ शायद इधर उधर हो गए होंगे, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, इसी तरह की तावीलें दी गई थी। लेकिन पीपल्स पार्टी एक मिनट मसला ये है कि आपने अपोजिशन को फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन क्यों समझ दिया है? अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं करती। बहुत से ऐसे बिल हैं जो कंसेंसस के साथ पास हो जाते हैं, अपोजिशन भी साथ देती है, उसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं होती। और पॉइंट स्कोरिंग की बात होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मिलजुल कर कोई बिल बनाता है तो वो पाकिस्तान का मुत्तफिका बिल कहलाएगा, और उसमें अपोजिशन भी संजीदा अपोजिशन है। ऐसे थोड़ी है कि बस फिर खामखा बोलते रहो, खामखा तनकीद करते हो। ठीक है, जो अगर पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए है तो अपोजिशन को पॉजिटिव किरदार भी अदा करते हुए हमने देखा है। ये नहीं है कि हर एक बस आंखें बंद करके तनकीद ही करनी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं नहीं ठीक है, आपने कहा कि जी पास हो गए बिल, वो पाकिस्तान के लिए थे ना, इमरान खान के लिए नहीं थे। आज के आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं इन बिल्स का पैसेज, आप इन बिल्स का पैसेज, इन बिल्स की मंजूरी सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? आई एम सॉरी, मैं समझता हूं कोई ऐसा बिल नहीं आना चाहिए था जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स अगर हमें मिले हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आइन में, कानून में कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे हो। ठीक है सर, आप लोग उसे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग मुकाम मांगते हैं, आप लोग ब्लैकमेल करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज कौमी असेंबली में कहा कि अपोजिशन ब्लैकमेल करना चाह रही थी इस पूरी कानून साजी को। माफ कीजिएगा, ये फिर फिरा के ये बात न करें आप। नैब के लिए बोलने या न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना इदारा अपना काम करता रहेगा, चाहे हुकूमत के कहने पे करे या खुद से करे, उसका मसला नहीं है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अगर कोई अच्छी बात होगी तो अपोजिशन की संजीदगी दिखाती है, और मैं नहीं समझता कोई इतनी बड़ी बात हो जाती है अगर किसी को बोलने दिया जाता तो। ठीक, और खामखा भी तो ठीक। सेंट्रल वलीद इकबाल साहब, अब आपने सुन ली, नून लीग की बात भी सुन ली, पीपल्स पार्टी की भी सुन ली, बिल्स तो आपने मंजूर करवा लिए, जैसे तैसे करवा लिए, बट प्रोसेस बुलडोज करवाया आपने, गैर जमहूरी तौर पे करवाया, ये ऑपोजिशन कह रही है। मुझे अब ये समझ में नहीं आती कि गैर जमहूरी का मतलब क्या है, कि जब ऐवान में है और मुश्तरका इजलास है और मुश्तरका इजलास में वो पेश हो रहा है, और जब वहाँ गिनती भी करा ली गई तो फिर तो वाज़ेह हो गया ना कि क्या वहाँ पे पोजीशन थी। एक तो बिल्स के इन एसेंस पे एतराज है कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, फिर दूसरा इन लोगों को बोलने नहीं दिया गया। नहीं जी, मैं एक तो वो भी मैं भी, क्योंकि अब 1-1.5 साल में कुछ ना कुछ सीख ही गया हूँ, ये आदाब जो होते हैं पार्लिमानी, आपका ऐवान बाला हो या निचला ऐवान हो कौमी असेंबली का, कि जब बिल्स आते हैं वो प्राइवेट मेंबर वाला हो या गवर्नमेंट की तरफ से बिल हो या कोई तरमीम भी हो, तो फिर जिसकी तरफ से कोई तरमीम या कोई बिल आया हुआ है वो उसको पढ़ता है या वो उसके ऊपर जो है प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनता है। यहाँ पे जो था वो ऑपोजिशन लीडर खड़े हो गए या बिलावल साहब खड़े हो गए, तो उस पर फिर एतराज गवर्नमेंट की साइड से आया। शाह महमूद साहब ने दोनों साहिबान पे एतराज ये किया कि ये जो या तो वो अमेंडमेंट्स मूव करते, जो मुश्ताक अहमद खान साहब अपोजिशन के सेनेटर थे, उन्होंने आके खड़े होकर पढ़ी, लेकिन PMLN या PPP वाले जो मूवर्स थे काफ़ी चीज़ों के, जब उनके नाम कॉल आउट हुए, उन्होंने बजाय उनको मूव करने के या कोई खड़े होकर बात करने के, उन्होंने बस ये लड़ाई झगड़ा वहाँ पे शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये भी ह्यूमन राइट्स वाली वो सारी जो इशू, मैं आपको एक बात अर्ज कर दूँ कि जिस बैकग्राउंड को मैं जानता हूँ, आपने 3 बिल गिनवाए और दुरुस्त गिनवाए। ये तीनों वो बिल हैं, इस्लामाबाद वक्फ प्रॉपर्टीज वाला, एंटी टेररिज्म एक्ट वाला और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाला जो है, ये तीनों बिल्स इसलिए मुश्तरका इजलास में आए क्योंकि ये सेनेट के अंदर मुस्तरद कर दिए गए थे। आर्टिकल 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है 2 सूरतों में मुश्तरका इजलास में बिल जाता है,
जब किसी भी एक ऐवान से वो शुरू हो सकता है। इस केस में ये तीनों बिल कौमी असेंबली से शुरू हुए। तो दो सूरतें होती हैं, या कौमी असेंबली से बिल जाता है और सेनेट उसको मुस्तरद कर देता है तो वो वापस आ जाता है, 70 का सब आर्टिकल 3 है या क्लॉज 3 है, और या वो चला जाता है दूसरे ऐवान में और 90 दिन गुजर जाते हैं और उस पर कार्रवाई नहीं होती, लैप्स कर जाता है, तब भी वो जॉइंट में आता है, वो 70 का सब आर्टिकल 2 है। तो ये तीनों बिल्स जो थे ये रिजेक्टेड बिल्स थे, और दो बिल्स का मैं जानता हूं, दो बिल्स इकट्ठे रिजेक्ट हुए, उसके पीछे क्या था, क्योंकि वो नेशनल असेंबली से पास और एंटी जी, लेकिन मैं उसकी कार्रवाई भी बताना चाहता हूं ताकि जब कहते हैं ना कानून की जुबान में द होल ट्रूथ, तो होल ट्रूथ ये थी कि वो सेनेट में आए और उस दिन सुबह या उससे एक दिन कबल वो, ये 25 अगस्त की बात है, उस दिन सुबह या उससे एक दिन कबल कौमी असेंबली वो मंजूर हो गए थे। और उस वक्त सेनेट के अंदर अपोजिशन ने उस कार्रवाई के अंदर जब ये बिल्स आए, इन बिल्स के मतन पे बात करने के बजाय उन्होंने एक लड़ाई ले ली हुई थी लीडर ऑफ द हाउस जो सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम साहब है उनसे। आप उस दिन की कार्रवाई देख लें जब ये दो बिल मुस्तरद हुए हैं, इस्लामाबाद वक्फ प्रॉपर्टीज वाला और ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाला। उसमें उन्होंने इस बात पे अड़ गए, मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने खड़े होकर झगड़ा किया और शरी रहमान साहिबा ने किया झगड़ा कि जी एक दो दिन पहले ऐवान में कायदे ऐवान जो कि डॉक्टर शहजाद वसीम है उन्होंने को बात की थी ऑपोजिशन की लीडरशिप के बारे में, जिसकी आज प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, जिस किस्म की बात की वही बात उन्होंने भी की थी, क्या उससे मिलती जुलती कोई बात। वो अड़ गए कि नहीं जी इन बिल्स पर बाद में बात होगी, पहले ये अपने अल्फाज वापस लें, पहले ये माफी मांगे। उन्होंने कहा मैं नहीं माफी मांगता, मैं आई स्टैंड बाय व्हाट आई से, नंबर एक। और नंबर दो, शरी रहमान साहिबा को तो अल्फाज ऐवान के अंदर ये थे कि ये बुलडोजिंग इन्होंने नेशनल असेंबली में की है, हम दिखाते हैं बुलडोजिंग क्या होती है। तो वो तो एक तरह का, अब मैं जमहूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत है, सेनेट ने जमहूरी इंतकाम लिया, बुलडोजिंग का लफ्ज खुद इस्तेमाल करके आपने बुलडोजिंग की, हम बुलडोजिंग दिखाते हैं आपको। ये हुआ था उन दो बिल्स का। तीसरा बिल आज मुस्तरद हुआ सवेरे सेनेट में सुबह, ये बिल कौमी असेंबली से कल पास हुआ था, यस्टरडे कौमी असेंबली से पास होकर ये सेनेट में आया, सेनेट के अंदर इसको पेश किया गया और आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का नहीं बल्कि ऑपोजिशन का बुलडोजिंग का रवैया, वो उन दो बिल्स के लिए था। इसकी भी मैं आपको चाहता हूं कि ये दास्तान पूरी बताऊं। ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट थी, एक पैराग्राफ, सिर्फ एक आधे सफे का बिल था, सेनेट में आया, कमेटी में भेजा गया, कमेटी फॉर इंटीरियर ने इसको मुआयना किया, ठीक। उसमें सारी पार्टीज की नुमाइंदगी होती है, 7 अरकान आए हुए थे, वहां से अप्रूव होके वहां से 6-1 की मेजोरिटी से अप्रूव होके आया। फारूक नाइक साहब ने किसी एतराज का किया, रहमान मलिक साहब चेयर करते हैं उस कमेटी को, वो भी पीपीपी के हैं, वहां से वो कमेटी से पास होके आया, सुबह उसको रिजेक्ट कर दी। तो ये पूरी रोएदाद है, ये पूरी रोएदाद है। और ये जस्ट टू कंक्लूड, मैं ज्वाइंट सेशन में मैंने अखबार में ही पढ़ा था कि किसी की गिनती थी, किसी सहाफी की होगी जाहिर है, कि 8 का फर्क है, इनके मुताबिक 9 का फर्क है। इनकी तादाद भी सेनेट की वजह से ज्यादा पाई जाती है क्योंकि सेनेट में इतना ज्यादा इम्बैलेंस है इस वक्त। तो वो बिल्कुल इनके 8 या चलें इनके मुकाबले 9 ज्यादा है, लेकिन कुछ तकरीबन 440-442 के दोनों ऐवानों की मेंबरशिप बनती है। 50 लोग आज गैर हाजिर थे, वो हमारी तरफ से भी होंगे, इनकी तरफ से भी होंगे, सो 200 हमारी तरफ से बड़े कैलकुलेटेड गैर हाजिर। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन बाय द वे आज ऐवान के अंदर जब वो स्टैंड अप करके काउंट कराया ना, क्योंकि मैं वहां था जी, तो वहां इनकी तरफ भी थोड़ी बहुत खलबली मची हुई थी, कुछ लोग इनके साथ खड़े हो नहीं रहे थे, तो वहां पर भी कुछ ऑपोजिशन गवर्नमेंट के लोग भी गए और वो भी इस तरह की सिलसिला भी कुछ था, कुछ वहां हुआ था। बहरहाल मैं क्योंकि दूर था थोड़ा, उसमें भी मौजूद था। तो ये महज वो बात नहीं है जो ये कह रहे हैं, ये अपना मौकफ जरूर दे रहे हैं, लेकिन इसका कंप्लीट पिक्चर मैंने कहा जरूर पेश कर दूं। बहुत अच्छा किया आपने, इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक आजाद रुकन है जो हमारी साइड पे बैठे हुए थे, वो पहले खड़े हुए फिर बैठ गए, उन्हें कहा गया कि जी आप गवर्नमेंट की इंसिस्टेंस या प्रेशर पे बैठे हैं, आप खड़े हो जाएं। वो झगड़ा जरूर हुआ, वो आजाद रुकन की वजह से हुआ, उसमें कोई ऑपोजिशन का मेंबर ऐसा नहीं था कि जो कह रहा था कि जी मैंने खड़ा नहीं होना। तो वो क्लैरिटी आ गई। दूसरी बात यह है कि जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट गया सेनेट के अंदर, आपको याद होगा कि हमने वहां इंसिस्ट किया कि एक कन्वेंशन है कि जब बिल्स आते हैं तो वो रेफर होते हैं स्टैंडिंग कमेटी को। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं रेफर किया गया कमेटी को। रूल सस्पेंड किए चेयरमैन साहब ने, रूल सस्पेंड करके उसी दिन पैसेज के लिए उन्होंने ले कर दिया। हमने वो मोशन भी रिजेक्ट किया कि ये आज पैसेज के लिए ले नहीं हो सकता, वो भी उन्होंने रूल डिस्पेंस विद करके उसी वक्त द नोज हैव इट करके एंड कॉन्सिक्वेंटली द अमेंडमेंट्स आर रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट करवा दिया।
चेयरमैन सेनेट अगर बुर्दबारी का मुजाहरा करते, उस दिन कमेटी को रेफर करते, कंसेंसस बिल्डिंग में अपना किरदार अदा करते, तो शायद कंसेंसस हो जाता। बहुत सारे ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जिसपे बात हो सकती थी। अब आज जो दूसरे बिल की ये बात कर रहे हैं, जो एंटी टेररिज्म एक्ट ये कह रहे हैं कि कमेटी से आया, अब उसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सर्वेलेंस की पावर्स दी गई हैं। इसमें तफसील से ब्रेक के बाद बात ऑफ द कोर्ट जी, विद द परमिशन ऑफ द, इसमें तफसील से ब्रेक के बाद बात कर लें ताकि तसल्ली से हो सके। जैसे कि वेरी शॉर्ट क्विक ब्रेक, पर वापस आएंगे। निसार खोड़ो साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, वलीद इकबाल साहब से डिबेट आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अताउल्लाह तारड़ साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि ये भी जो बिल है एंटी टेररिज्म एक्ट, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मॉडर्न टेक्निक्स और इक्विपमेंट यूज करने का इख्तियार दिया गया है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, राइटली सेड वलीद इकबाल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मगर उसके अंदर 60 दिन, फिर 60 दिन की एक्सटेंशन, यानी 120 दिन आप किसी भी शख्स को अंडर सर्वेलेंस रख सकें, तो वो तो सेटल डाउन हो गया था ना, उसका तो इश्यू कोई नहीं था ना। उसमें देखिए तरीकेकार था, जिस तरीके से वो ले किया गया, स्टैंडिंग कमेटी में भी जिस तरीके से मामलात हुए, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर मैं बात ये करना चाहता हूं। लेकिन आप बताएं ना, इन्होंने तो खुल के बता दिया कि 6-1 से वो हुआ था, अप्रूव हुआ था कमेटी में, तो रिपोर्ट आ गई हुई है ना कमेटी के सामने। उसमें मेरी सिर्फ कंटेंशन ये है कि जो पार्लिमानी रिवायात हैं और जिस तरीके से आज भी हाउस को कंडक्ट किया गया, ये मामलात ज्यादा देर चल नहीं सकते ऐसे। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन अगर बात करना चाहते हैं वो किसी भी वक्त बात कर सकते हैं। लीडर ऑफ द हाउस ने भी आज बात की, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बात कर लेते। शायद खाकान अब्बासी साहब जो कि जिन्होंने अमेंडमेंट मूव की, वो बात करना चाह रहे थे, उनको एक दफा टोका गया, रोका गया, उन्होंने फिर बात नहीं की। नहीं, लीडर ऑफ द हाउस ने तो बात की ना, पैसेज बिल के पैसेज के बाद, बिल की मंजूरी के बाद, तो बिल की मंजूरी के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन भी कर लेते। मेरी इसमें गुजारिश ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को क्यों ये जरूरत पेश आई कि उन्होंने स्पीकर साहब को गाइड किया? क्या स्पीकर के पास ये डिस्क्रेशन नहीं है कि वो जब चाहे जिसको चाहे बोलने का मौका दे? वलीद साहब, एक मिनट, वलीद साहब। नहीं जी, इसका जवाब तो स्पीकर साहब भी दे सकते हैं। सेनेट में चेयरमैन जो हैं, मैं उनके तरीके से काफी वाकिफ हूँ। स्पीकर साहब जॉइंट सेशंस को ही करते हैं चेयर, और मैंने और स्पीकर साहब देना चाह रहे थे माइक दरमियान में शहबाज शरीफ को, लेकिन शाह महमूद साहब ने पॉइंट आउट कर दिया कि जो रूल्स के अगेंस्ट है। हाँ जी, तो और अगर रूल्स के अगेंस्ट था तो स्पीकर को जाहिर है, जिस तरह एक अदालत होती है और ये सामने वकील ही बैठे हुए हैं, वकील अदालत को असिस्ट कर सकते हैं किसी मामले में, और वो कोर्ट किसी तरफ जा रही हो और कहने नहीं अच्छा ये तो ठीक है इस तरह, तो ये तो कोई ऐसी उसमें बात नहीं है। लेकिन एक जरूर आपने बात दुरुस्त की कि जो मैं सेनेट की कार्रवाई से जानता हूं, जब लेजिस्लेशन नॉर्मली हो रही हो तो अक्सर ये फिर इस तरह की गुफ्तगू जो है, जिस तरह आपने कहा, ये बिल्कुल ठीक है कि लीडर ऑफ द हाउस ने भी एंड में बात की और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी उसको कर लेते। अगर वॉकआउट ना किया होता तो, अगर बिल्कुल खुला मैदान आपने इनको ना दिया। कुछ स्वाबदीदी इख्तियारात भी होते हैं, जब सूट करता है तो रूल्स भी सस्पेंड होते हैं, जब सूट करता है रूल्स को हेल्ड इन अबेंस भी किया जाता है, स्वाबदीदी इख्तियारात भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्पीकर एक स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करने जा रहे थे और उनको डायरेक्शन आई कि ये नहीं करना। अच्छा, अब तो हो गए ना, अब तो फैटफ के बिल पास हो गए, अब ये पाकिस्तान के मफाद में हुए हैं या आप लोगों को अभी भी इस पे एतराजात हैं इनके खिलाफ? नहीं, 12 बिल थे जी। हम ये समझते हैं कि 11 बिल्स बिल्कुल कौमी मफाद में थे, और उसमें अच्छी बात यह है कि हमारी बहुत सारी अमेंडमेंट्स मानी गई, और 12वां मनी लॉन्ड्रिंग वाला और वो मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल था। वलीद साहब ने देखा है, मैंने वो पूरा बिल स्टडी किया है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन हमने डलवाई, उसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 हमने डलवाया। फरूक नसीम साहब इस चीज के गवाह हैं। बात यह है कि जब ये 10 बिल या 11 बिल करने, चले 11 बिल जो कौमी मफाद में थे, ऑपोजिशन की उसमें राय शामिल थी, अमेंडमेंट्स आई, कुछ अमेंडमेंट्स हमने मूव की। अगर 12वें बिल पे कोई मामला ऐसा था कि जिसपे एतराज था, तो उसको बैठ के वही सौदेबाजी करना चाह रहे थे, वही ब्लैकमेलिंग करना चाहते थे। प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज तो देखे ना जी, काश वो ये अल्फाज अपनी पार्टी के उन अरकान के बारे में भी अदा कर देते कि जो इस वक्त गायब हैं। जहांगीर खान तरीन साहब की मैंने आपको एग्जांपल दी। तो बात यह है कि ये जमहूरी रवैया नहीं है जिस तरीके से उन्होंने तकरीर की और एक पर्सनल लेवल पे जाके अटैक्स भी किए। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, हमारे पास ही बहुत कुछ है कहने को। अगर जातियात पे उतरेंगे तो जातियात पे बड़ा कुछ किया जा सकता है, मगर ये जेब नहीं देता। अच्छा, आज जो हमने देखा है, आज जो हमने ज्वाइंट सेशन में रवैया देखा है, गवर्नमेंट वर्सेस ऑपोजिशन, अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आज 16 है, 3-4 दिन के बाद एपीसी में क्या करने जा रहे हैं आप लोग? गवर्नमेंट को टफ टाइम देने जा रहे हैं या वहां पर भी ऐसा ही मुकमुका कर लेंगे अपेरेंटली? तो आप लोग बड़ी अपोजिशन कर लेंगे। ना मुकमुका था ना है, और मैं समझता हूं कि एपीसी बड़ी सीरियस है, बल्कि कल भी एक वकला की भी एपीसी होने जा रही है। जी, बिल्कुल। पाकिस्तान बार काउंसिल ने उसका एहतमाम किया है
और उसमें गवर्नमेंट को भी उन्होंने बुलाया है और सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से, एहतसाब के कवानीन के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से वहाँ भी बात होगी। और उसके बाद हमारी अपनी भी APC है और उसमें एक मुश्तरका हिकमत अमली भी तय की जाएगी कि इसका बिल्डअप कैसे किया जाए, इसमें क्या डिमांड होनी चाहिए। चार्टर ऑफ डिमांड्स के हवाले से ऑलरेडी बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा APC का नतीजा जो है वो बड़ा अच्छा भी निकलेगा और बड़ा फोर्सफुल होगा और उसके अंदर जो एक अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से, पब्लिक गैदरिंग्स के हवाले से एक मरबूत और एक जामे हिकमत अमली का ऐलान वाकई इस दफा होगा। निसार खोड़ो साहब, सर आप खामोशी से सुन रहे हैं। 3 दिन के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, बिलावल भुट्टो साहब उसकी सदारत कर रहे हैं, उसकी मेजबानी कर रहे हैं, जरदारी हाउस में इस्लामाबाद में हो रही है। तो कुछ उसमें से निकलता हुआ नजर आएगा? कोई गवर्नमेंट को आप लोग हल्का सा हिला भी सकेंगे? आप इतने पुरजोश क्यों हैं हुकूमत को हिलाने के लिए? सर पुरजोश तो आप लोग हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो आप लोग बुला रहे हैं। देखिए, यानी कि आप लोग पुरजोश नहीं है। एक मिनट। देखिए, बात सुने। मैंने उठते हुए कहा, अभी भी कह रहा हूँ, अपोजिशन संजीदा है। ठीक। पाकिस्तान के मुफाद में अपोजिशन संजीदगी दिखाती रही है, पहले भी और अब भी, और इंशाल्लाह आइंदा भी दिखाते रहेंगे। ठीक है। मैंने कहा कि कानून सब जो पाकिस्तान के मुफाद में है वो सब की तारीफ होनी चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए। मैंने कहा ह्यूमन राइट्स के खिलाफ अगर कोई बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ह्यूमन राइट्स की इंटैक्ट होना है, इसलिए एतराज करने में कोई नाजायज बात नहीं है। ठीक है सर, वो आ गया। रही बात अपोजिशन की, अपोजिशन वाले याद करें कि ज़ियाउल-हक के जमाने में एक कानून बना था कि एक SHO 2 गवाह जो उसके अपने मर्जी के गवाह हों, SHO अपनी मर्जी के 2 गवाह चुनकर किसी को भी बिला अख्तियार गिरफ्तार करके बंद करके ले जा सकता है। पाकिस्तान में ऐसे कानून भी बने हैं। हमारे PMLN के दोस्त को भी याद होगा और दूसरों को भी याद होगा कि एक SHO को ये पावर थे कि 2 गवाह जो खुद वो समझे कि अच्छे हैं उनको लिख कर और किसी भी शरीफ आदमी को अंदर ले जाए। ये ऐसे कानून नहीं होने चाहिए। ये ह्यूमन राइट के खिलाफ बातें होती हैं, ये नहीं होने चाहिए। उस पर हम एतराज करते रहेंगे। सर अब तो फैटफ के बिल पास हो गए ना, अब तो फैटफ के बिल पास हो गए। एक सेकंड, हम अपोजिशन है क्योंकि हम तादाद में उनसे कम है। अगर हम तादाद में कम है तो हम तो बात करते रहेंगे। ये तो डिपेंड करता है कि हुकूमत ये इस तरह की बातें मानती है कि नहीं मानती, और अपनी मेजॉरिटी के बलबूते पे कोई सफाकाना अमल कर देती है, कानून बना देती है, तो वो उसकी मर्जी है, वो अवाम उनसे पूछेंगे कभी न कभी। रही बात अपोजिशन की, तो मेरा शुरू दिन से हमेशा से ये है कि अपोजिशन को जरा कोहेसिव होना चाहिए, जरा और करीब आना चाहिए, जरूर एक इकट्ठा होना चाहिए और उससे एक इज्तिमाई कुव्वत पैदा होती है। ये बैठे एक दूसरे के साथ सुने, एक दूसरे की बातें सुने, कल के लिए कोई चार्टर बनाए, कल के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाए, कल के लिए कोई आया मीडिया। सर आज जिस तरह से अपोजिशन को शिकस्त और हजीमत का सामना करना पड़ा है, बावजूद इसके कि आप लोग इस बात पे डटे हुए थे कि जी हमने फैटफ मंजूर करवाने होने नहीं देना, इस पे डटे हुए थे, बट आप लोग हार गए ना। मैडम अपोजिशन का मतलब क्या है कि वो माइनॉरिटी में है। अपोजिशन को तो शिकस्त मिलेगी ना, क्योंकि वो माइनॉरिटी में। सर मेरा सवाल इससे आगे का था। अगर मेजॉरिटी में होते तो वो हुकूमत में होते। सर मेरा सवाल इससे आगे का था। मेरा था कि आप लोग जो दावे हैं वो तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन एंड में उसमें से निकलता कुछ नहीं। यही दावे आप लोगों ने फैटफ कानून साजी के हवाले से किए, अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी यही दावे हैं। अपनी बात, आप एक बात पूरी करें तो मैं जवाब दूं। जी मोहतरमा, जब हम कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी में है, हम अददी तादाद में कम है हुकूमत से, तो ही तो हम अपोजिशन में है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अददी तादाद में कम होने की वजह से अगले 3 साल भी ऑपोजिशन में ही रहेंगे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से गवर्नमेंट को कुछ नहीं कर पाएंगे आप? क्योंकि आप चाहते हो क्या कि छांगा मांगा लगे? नहीं, छांगा मांगा का तो ये चाहते हो क्या? छांगा मांगा का तो जिक्र मैं तो आपके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ और उसके आगे की बात कर रही हूँ। हम अपोजिशन में हैं, हम इससे कहीं ज्यादा कम अपोजिशन में थे, लेकिन फिर भी वोकल थे। आज भी वोकल हैं, कल भी वोकल रहेंगे। ये बात अगर हम तादाद में कम है तो हमने तो अपोजिशन में ही किरदार अदा करना है ना, अवाम के साथ रिव्यू करना है।
ठीक है, अब मेजॉरिटी तो नहीं बन सकते ना अगर अपोजिशन में है तो। ठीक है खोड़ा साहब, आपके जवाब से बहुत कुछ वाज़ेह हो गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद भी आप लोग सेफ हैं, सत्ते खैर हैं आपके लिए, 3 साल पूरे कर रहे अल्लाह हैं। करेगा, कुछ न कुछ कल के लिए सोचेंगे। मैं एक जुमले में इसको कर सकता हूँ, मतलब इनकैप्सुलेट कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एपीसी जो है वो 0/0 होगी, हाँ। क्योंकि 0/0 तो 0 ही होता है। 0/0 मैं ये नहीं कहूँगा, मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि ये खासकर ऑपोजिशन की 2 बड़ी पार्टीज के अपने वोट बैंक्स हैं, मैं इसका इनकार नहीं कर सकता, ये तो फैक्ट है। लेकिन ये होगा, मैंने कहा ना एक ही जुमला काफी है, ये 1/1 2 ही बन सकता है। असल में ऐसी ऑपोजिशन होनी चाहिए जो 1/1 11 बने, फिर कोई बात बन सकती है। तो ये 1/1 2 वाली ही इसमें कैफियत है इस वक्त। इसका मैं अपनी तरफ भी यकीन रखता हूँ, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट खुद भी हूँ और खुद भी ऑपोजिशन में हम रहे हुए हैं। और मैं खास तौर पे कवानीन के मामले पे वापस आते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ये मैं बाकी सारी बातें प्राइम मिनिस्टर ने, मैं वो नहीं दोहराऊंगा, उन्होंने ऑलरेडी कर दी हुई है, क्लियर है पोजीशन। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है कि हुकूमत का तो क्या रोना आगे, बस एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम में कोई चारा। तो ये इस तरह क्यों देखते हैं कि सारी उम्र पीटीआई हुकूमत में रहेगी, कि ये कोई इस तरह के जालिमाना किस्म के कवानीन है या ऐसा कोई। आज कल की ऑपोजिशन आज की गवर्नमेंट होती है, आज की गवर्नमेंट कल की ऑपोजिशन होती है, तो एक साइकिल है, दुनिया भर में चलता है एंड एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऐसी क्या बात है? तो ये तो नहीं है कि ये तो इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे परमानेंटली इधर गवर्नमेंट है इधर ऑपोजिशन है और ये परमानेंटली ऐसे रहेगा। तो और ये एक इंतजामी कानून है। यानी कि अगर आपने आज नैब को या मनी लॉन्ड्रिंग के सख्त कवानीन को जो कि शख्सी आजादी के खिलाफ है इनके मुताबिक मिस यूज हो सकते हैं, इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो कल अगर आप ऑपोजिशन में आ गए तो आपके गले पड़ेंगे। नहीं तो मैं तो कह रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग जब की नहीं हुई तो आपको डर क्या है? डर किस बात? ये कहते हैं हम तो नहीं डरते, हमने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की हुई, हम नहीं डरते। उन्होंने यही कहा है, फ्लोर पे कहा है। लेकिन मैं एक लास्ट इसमें जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि अजी ठीक फरमा रहे हैं कि बिल्कुल कंसेंसस हुआ। ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल आया सेनेट में, बाद में आया, तो ऑलरेडी ये देख चुके थे, कमेटी में थे, मैं तो नहीं था वहां, क्या हुआ मैं नहीं जानता इतना ज्यादा, बट ये ठीक कह रहे हैं। वहां भी जब आया नेशनल असेंबली से मंजूर होकर इनकी इनपुट के बाद, वहां लॉ एंड जस्टिस कमेटी में गया, मैं उसका मेंबर हूं, फारूक नाइक साहब ने वहां तब्दीलियां की, बैठे बैठे। उधर कुछ ऐसे जो मेंबर्स नहीं भी थे उनको भी बुला लिया था, जिस तरह फराजुल हक साहब हैं, रहमान मलिक साहब हैं, उस कमेटी में नहीं थे, बुला लिया गया था। सराजुल हक साहब ने फरमाइश भी की उस कमेटी में, फॉरेन ऑफिस वाले भी आए हुए थे, इंटीरियर सेक्रेटरी भी आए हुए थे, और फरोख साहब ने वहां खड़े खड़े बैठे बैठे अमेंडमेंट्स की। फिर वो बिल सेनेट पे मंजूर हुआ, वापस नेशनल असेंबली गया और वहां मंजूर हुआ। क्या फरमाइश उन्होंने की? उन्होंने कहा जी कि फैटफ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमें भेज दें। उन्होंने कहा कि एक पूरी बुकलेट है या हैंडबुक है जिसमें वो तमाम कवानीन है कि जी कोई हम घड़ नहीं रहे कवानीन, ये वाकई एक रिक्वायरमेंट है। उन्होंने 27 दिए हुए थे टारगेट्स, हमने 13 मीट किए थे, 14 करने थे। सर यही तो कहते हैं ना कि नैब मनी लॉन्ड्रिंग वाले नहीं है रिक्वायरमेंट्स, ये बात तो करते हैं। और उसमें ये तो जो कल नहीं, अब ये कल नेशनल सेनेट में कमेटी को भेजा गया और आज सुबह कमेटी ने मंजूर किया और वो रिजेक्ट हुआ, वो तो फैटफ के उसमें से कॉपी करके पेस्ट किया हुआ था अंदर। फैटफ हूबहू फैटफ का वो था, और पाकिस्तान के कानून की शक्ल दी हुई थी उसको, वो 60+60। तो ये सारी वो बातें हैं, मतलब अपना मौक़िफ़ ये सारी मंजर है। तो ये वो सियासी बयानिया के पीछे ये बातें छुप जाती हैं, फैक्ट छुप जाते हैं और ये बाकी फैक्ट्स हैं। देखिए मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ऑपोजिशन जो कई दफ़ा होती है गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, एंड गवर्नमेंट जो होती है वो कई दफ़ा ऑपोजिशन में चली जाती है, और ये दुनिया का एक निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, ये तसलसल चलता रहता है। बट जो सियासी इंतकाम का निशाना हमें बनाया गया है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का मैं उनके केसेस देख रहा हूँ, आई कैन वाउच फॉर हिम, 1 रुपए की टीटी नहीं है। जिस तरीके से बेटी के साथ रोज अदालत जाना और जिस तरह के मामलात हैं, हम अपने बदतरीन दुश्मन को भी नहीं चाहेंगे कि वो इस प्रोसेस से गुजरे। और एहतसाब का जब ये एहतसाब के कवानीन की बात होती है तो इनकी अपनी पार्टी के अंदर से बड़ी आवाजें उठती हैं। असद कैसर साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं, ओपनली बात करते हैं कि तरामीम होनी चाहिए, बिकॉज जब वक्त आएगा हम नहीं चाहेंगे कि ये इस चीज से गुजरें, मगर जब पब्लिक मनी की बात आएगी इस चीज से सबको गुजरना पड़ेगा। इस मुल्क के अंदर ये नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी के लिए और निजाम वज़ा करें और दूसरी पार्टी के लिए दूसरा निजाम वज़ा करें। निजाम सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, एक मुश्किल टाइम है, हमारी सारी क़यादत जेलों से हुआ ही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आपके सामने हैं,
नईम बुखारी साहब जो पीटीआई के रुकन हैं वो प्रोसिक्यूटर के तौर पे पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो जब आसिफ सईद खोसा साहब पूछते हैं कि जी एविडेंस किधर है आशियाना का, रमजान शुगर गंदे नाले केस का, तो वो कहते हैं जी एविडेंस कोई नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा क्या करना है जी, हम केस वापस लेते हैं। तो ये नैब ने केसेस वापस भी लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं। तो बात यह है कि निजाम वो वजह करें जो कल को सब बर्दाश्त भी कर ना पड़ सके। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल लास्ट फ्यू मिनट से मुझे बात करनी है रेप केसेस के हवाले से। वज़ीर आज़म साहब ने आज फिर दोहराया कि हम बड़े सख्त कवानीन ला रहे हैं। कौन से सख्त कवानीन, जरा क्विकली, बिकॉज बिल्कुल क्लोजिंग। जी मैं आपको अर्ज कर देता हूं, और बल्कि इसकी अहमियत का आपको इस बात से भी अंदाजा हो सकता है कि जब बिलों की मंजूरी के तमाम 7 बिल मंजूर हुए आज, 3 मनी उसके फैटफ के और 4 दीगर भी थे, तो उसके बाद वो खड़े होकर पहले उन्होंने बिलों की बात नहीं की, शुक्रिया और सबका बाद में किया एलाइज का, पहले इस पे बात की। और मैं मुख्तसरन बता देता हूं, 3-4 उन्होंने हेडलाइंस बताई हैं। बिल तैयार हो रहा है, एक वो पुलिसिंग और इन्वेस्टिगेशन और उस मामले के हवाले से उसमें सख्ती और मजीद जिम्मेदारी लाने के लिए रिस्पॉन्स टाइम सजा कौन सी? जी एक तो ये पहलू था। दूसरा पहलू है उसके बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और उन्होंने उसका जिक्र भी किया हमारे कल्चर के हवाले से, वो है प्रोटेक्शन, विटनेस प्रोटेक्शन भी और विक्टिम और सर्वाइवर की प्रोटेक्शन भी, उनकी प्राइवेसी के हवाले से भी, और वो और तीसरा इबरतनाक सजाओं के 3 उसके एस्पेक्ट्स कम से कम। इबरतनाक सजा में क्या गवर्नमेंट की सोच क्या जी है? कैस्ट्रेशन की बात हो चुकी है, सरेआम फांसी की बात हो चुकी है। जी इस वक्त वो बिल क्योंकि चंद दिन में आ जाएगा, हो सकता है कल परसों मुझे भी उसमें दावत दी जाए तश्कील में उसके। इस वक्त मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता, लेकिन यस ये जो उसका आख्ताकारी है जिसको कैस्ट्रेशन कहते हैं, वो एज ए पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट तो मौजूद है, लेकिन उसकी एविडेंशियली रिक्वायरमेंट्स जो हैं डीएनए अलोन पे नहीं हो सकती, उसके लिए दूसरी टेस्टिमनी भी चाहिए उसको मजीद, क्योंकि और ये आबिद जो है, ये खदशा है कि ये इस तरह का एविडेंस रहा और उसने बदकिस्मत खातून जो है जो इसका निशाना बनी, वो खुद अगर आके टेस्टिमनी नहीं देती और जस्टिफाइड है, वो इतने ट्रॉमा में है, तो वो सजाए मौत हो भी नहीं सकेगी। तो उस एविडेंस में शायद कुछ रद्दबदल आ सकता है। और सरेआम वाली पे कुछ डिवाइडेड है हमारे आपस में भी साथी, और मेरा भी अपना कोई व्यू है, मैं वहीं एक्सप्रेस करूंगा, और अगर मुनासिब हुआ तो यहाँ पे भी कर दूंगा। खोड़ो साहब, ये उसके एस्पेक्ट्स हैं। खोड़ो साहब, ये जो कानून साजी आएगी रेप केसेस के हवाले से, इसमें तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट को, राइट? ये तो बिल्कुल इन लाइन विद द ह्यूमन राइट्स। एक्सक्यूज मी, बिल बनते रहे, जब कोई काम होता है तो उसके बाद बिल बनेंगे, बिल बनने के बाद ही उसकी असेंट आएगा, असेंट के बाद उसके रूल्स बनेंगे, रूल्स के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन की, ये महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीने। मैं तो चाहता हूं कि अगर किसी औरत के साथ ये हुआ है तो कहाँ है वो एडमिनिस्ट्रेशन? आईजी भी चेंज हुआ है, सीसीपीओ भी ये है, तो ये भाई पहले पकड़ो तो सही उसको। ये बिल तो बनते रहते हैं, बिल बनते रहे। पाकिस्तान का मसला ये है कि जी उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कानून की इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल वैलिड, बहुत वैलिड पॉइंट है। तारो तारा साहब, इस बिल पर तो आप लोग सपोर्ट करेंगे ना गवर्नमेंट को अनकंडीशनली? जी बिल्कुल। ये जो स्पेशली रेप विक्टिम्स के हवाले से मामलात हैं, आई थिंक इस पे जॉइंटली आना चाहिए। हमने देखे पहले भी इस पे बड़ा काम किया है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी अगर ना होती तो पहले भी ये देखा जाता। ये वो काम ना करें जो मोटरवे वाला क्रेडिट लिया था, ये वो काम ना करें। नहीं, इस वक्त क्रेडिट नहीं, मैं लेना नहीं चाहता। मैं कसूर बाद में लेते हैं, बहुत से केसेस आपके पास। मैं बड़े कर्ब से गुजरा हूं। मैं ज़ैनब मर्डर केस में 6 दिन कसूर रहा था। डंडों और पूरे शहर में आग लगी हुई थी। जिस तरह हम वहां पहुंचे थे, अगर 1300 लोगों की डीएनए प्रोफाइलिंग ना होती, इससे पहले आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एक लैब में डीएनए सैंपल जाता था और एक सैंपल को 7 से 10 दिन लगते थे। देखिए, मेरा कहने का मकसद ये था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें, इवन इन इन्वेस्टिगेशन, इवन विद रिगार्ड टू जो आपकी पनिशमेंट्स हैं। और उसके अंदर देखिए कुछ इंटरनेशनल चार्टर्स हैं जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से ये कैस्ट्रेशन वाला शायद मुमकिन ना हो। ये मैं एक फ्लैग कर रहा हूं चीज यहाँ पे। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि हम सख्त से सख्त सजा दें। और एक और बात बहुत अहम है, कई दफा होता है कि फैमिली सुलह कर लेती है। ये स्टेट प्रोसिक्यूट करे, स्टेट उसका जिम्मा ले और माफी ना हो। कोई शख्स रेप करके जेल से बाहर ना आ सके। सॉरी, एक चीज मैं बताना भूल गया, वो ये थी कि डेटाबेस ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स, ये भी प्राइम मिनिस्टर ने आज बताया कि उनकी मॉनिटरिंग हो, क्योंकि वो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। ये भी उस कानून का हिस्सा होने का इम्कान है। इसमें आप अपोजिशन की तमाम तरामीम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। आई होप कि आप इसमें करेंगे। मैं पुरुमीद हूँ जी, पुरुमीद हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत मौकों पे ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया है इन द पास्ट, तो ऐसी कोई बात नहीं। एपीसी की बात भी करेंगे इंशाल्लाह। सेंटर वलीद इकबाल साहब, अताउल्लाह तार साहब, निसार खोड़ो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।